एक ऐसी औरत जिसने 15 सालों तक छल-कपट से पूरे खानदान को अपनी उँगलियों पर नचाया, लेकिन जब सच की आँधी चली तो उसका अहंकार मिट्टी में मिल गया और परिवार को नया मुखिया मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की कहानी सत्ता, लालच और इस बदलाव की है, जो बरसों के इंतजार के बाद आता है। जब कोई एक व्यक्ति अपनी शक्ति के नशे में इतना अंधा हो जाए कि वह अपनों का ही हक मारने लगे, तो कुदरत अपना न्याय ज़रूर करती है। उत्तर प्रदेश के एक खुशहाल गाँव नंदनपुर में एक बहुत बड़ी हवेली थी, सूर्यवंश निवास। उस हवेली में रसूख ऐसा था कि आस-पास के 10 गाँवों में इसकी मिसाल दी जाती थी, लेकिन इस हवेली के भीतर पिछले 15 सालों से एक ही शख्स का राज चलता था, बड़ी बहू मंदाकिनी देवी। जब 15 साल पहले घर के बड़े बेटे और हवेली के असली वारिस विक्रम सिंह का निधन हुआ, तो घर की कमान मंदाकिनी के हाथों में आ गई। मंदाकिनी देवी का स्वभाव बहुत सख्त और नियंत्रणकारी था। उन्होंने धीरे-धीरे घर के बुजुर्गों को किनारे कर दिया और छोटे भाइयों आदित्य और देव को भी अपनी कठपुतली बना लिया। घर का कोई भी फैसला, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, बिना मंदाकिनी की मर्जी के नहीं होता था। हवेली की चाबियों का गुच्छा हमेशा उनकी कमर पर लटका रहता था, जो उसकी उनकी निर्विवाद सत्ता का प्रतीक था। लेकिन इस सत्ता के पीछे दमन की एक लंबी दास्तान थी। आदित्य की पत्नी सुलोचना और देव की पत्नी मीनाक्षी हमेशा मंदाकिनी के साये में डरी सहमी रहती थी। उन्हें अपनी मर्जी से रसोई में एक पकवान तक बनाने की इजाज़त नहीं थी। मंदाकिनी का मानना था कि घर में अनुशासन तभी रहता है जब लगाम एक के हाथ में हो, लेकिन उनका यह अनुशासन असल में उनकी तानाशाही थी। समय बीतता गया और 15 साल निकल गए। घर के बड़े बच्चे बड़े हो गए। देव का बेटा आर्यन शहर से वकालत पढ़कर वापस लौटा। आर्यन बचपन से ही अपनी चाची मंदाकिनी के व्यवहार को देख रहा था। उसे एहसास था कि इस हवेली में शांति नहीं, बल्कि एक भारी खामोशी है। वह देख सकता था कि कैसे उसके माता-पिता और ताऊ अपनी ही हवेली में किराएदारों की तरह रह रहे हैं। दोस्तों, परिवार का मजबूत होना अच्छी बात है, लेकिन जब परिवार का मुखिया ही शोषक बन जाए तो घर की नींव डगमगाने लगती है। अगर आप मानते हैं कि परिवार में हर सदस्य का सम्मान होना चाहिए और तानाशाही का अंत जरूरी है, तो हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को अभी सब इसी पल सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह याद दिलाता है कि हम और आप एक ही मिट्टी और संस्कारों से जुड़े हैं। इस भावनात्मक सफर में हमारे साथ जुड़े और वर्मा स्टोरीज परिवार का हिस्सा बने। आर्यन के आने के बाद हवेली का माहौल बदलने लगा। मंदाकिनी देवी को यह पसंद नहीं था कि आर्यन उनसे सवाल पूछे। एक सुबह नाश्ते में की मेज पर जब मंदाकिनी ने हवेली की कुछ पुरानी जमीनों को बेचने का ऐलान किया, तो आर्यन ने शांति से पूछा, बड़ी चाची, इन जमीनों पर तो ताऊ जी के हस्ताक्षर के बाद हम सबका अधिकार है। क्या आपने बाकी उन सबसे उनकी राय पूछी? मंदाकिनी की भौहें तन गई। उन्होंने आर्यन की तरफ घूरते हुए कहा, आर्यन, तुम अभी कल के छोकरे हो। इस घर में फैसले पिछले 15 साल से मैं ही ले रही हूँ और आगे भी मैं ही लूंगी। वकालत की किताबें बंद करो और बड़ों का आदर करना सीखो। आर्यन मुस्कुराया और बोला, आदर और अधिकार दो अलग बातें हैं चाची। अगर फैसले सही हो तो आदर अपने आप मिलता है, छीनना नहीं पड़ता। उस दिन के बाद से मंदाकिनी और आर्यन के बीच एक शीत युद्ध शुरू हो गया। मंदाकिनी ने आर्यन को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने आर्यन के माता पिता देव और मीनाक्षी को ताना मारना शुरू कर दिया कि उनका बेटा बिगड़ गया है। मंदाकिनी ने साजिश रची कि आर्यन को फिर से शहर भेज दिया जाए, लेकिन आर्यन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने चुपचाप हवेली के पिछले 15 सालों के बही खातों और जायदाद के कागजातों की जांच शुरू की। उसे शक था कि मंदाकिनी ने सत्ता के नाम पर बहुत बड़ा गबन किया है। जांच के दौरान आर्यन के हाथ कुछ ऐसे कागजात लगे जिन्हें देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता चला कि उसके ताऊ विक्रम सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले एक वसीयत लिखी थी, जिसे मंदाकिनी ने छिपा दिया था। उस वसीयत के अनुसार हवेली और जमीनों का बड़ा हिस्सा आदित्य और देव के नाम था और मंदाकिनी को केवल देख रेख की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन मंदाकिनी ने पिछले 15 सालों से सबको अंधेरे में रखकर पूरी संपत्ति को अपने निजी खातों से स्थानांतरित करना शुरू कर दिया था। गांव में पंचायत का दिन करीब था। हर साल पंचायत के दिन सूर्यवंश निवास की तरफ से गांव के लिए बड़ा दान दिया जाता था, जो मंदाकिनी अपनी शान दिखाने के लिए करती थी। इस बार आर्यन ने तय किया कि वह इस 15 साल पुराने साम्राज्य का सच सबके सामने लाएगा। जब पंचायत बैठी और पूरा गांव इकट्ठा हुआ, मंदाकिनी देवी हमेशा की तरह ऊंचे आसन पर विराजमान थी। उन्होंने अपनी जीस और अपने रसूख का बयान शुरू किया। तभी आर्यन खड़ा हुआ और बोला, आज केवल दान की बात नहीं होगी सरपंच जी, आज इस हवेली के भीतर छिपे 15 साल पुराने अंधेरे की बात होगी। मंदाकिनी चिल्लाई, आर्यन, अपनी हद में रहो। पंचायत के सामने घर की बदनामी मत करो। आर्यन ने निडर होकर कहा, बदनामी घर की नहीं, आपकी होगी चाची। सरपंच जी, ये रहे वो कागजात जो साबित करते हैं कि पिछले 15 सालों से इस हवेली के मुखिया ने अपने ही देवरों और उनके बच्चों का हक मारा है। और यह रही वो वसीयत जो मेरे स्वर्गीय ताऊ जी ने लिखी थी। जब पंचायत के सामने वो कागजात पढ़े गए तो पूरा गांव सन्न रह गया। मंदाकिनी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। आदित्य और देव, जो 15 साल से दबकर जी रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस भाभी को उन्होंने माँ का दर्जा दिया, उसने उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। दोस्तों, जब अपनों के बीच का विश्वास टूटता है तो दिल पर जो चोट लगती है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। विवेक वर्मा होने के नाते मैं समझ सकता हूँ कि आर्यन के माता पिता पर क्या गुजरी होगी। अगर आपको भी आर्यन की हिम्मत और सच का साथ देने का जज्बा सही लगा तो कृपया
कृपया वर्मा स्टोरीज को अपना प्यार दें और सब्सक्राइब बटन दबाएं। आपके सहयोग से ही हम ऐसी कहानियां आप तक ला पाते हैं जो समाज और परिवार का आईना होती है। पंचायत में शोर मच गया। सरपंच ने गंभीर स्वर में कहा, मंदाकिनी देवी, ये बहुत बड़ा पाप है। आपने केवल कानून ही नहीं बल्कि परिवार के भरोसे का भी कत्ल किया है। मंदाकिनी ने आखिरी बार अपनी सत्ता बचाने की कोशिश की, वह चीखी, यह सब झूठ है, ये कागज आर्यन ने खुद बनवाए हैं, मुझे घर से निकालने की साजिश है ये। तभी आदित्य, जो आज तक हमेशा चुप खड़े रहे, आज खड़े हुए। उनकी आवाज में 15 साल का दर्द था। उन्होंने कहा, भाभी, 15 साल तक हमने अपनी आपकी हर कड़वी बात सुनी, आपकी तानाशाही झेली, सिर्फ इसलिए कि आप हमारे बड़े भाई की अमानत थी। लेकिन आपने तो हमारी जड़ें ही काट दी। आज से आप इस हवेली की मुखिया नहीं है। देव ने भी आगे बढ़कर अपनी पत्नी मीनाक्षी का हाथ थामा और आयरन के बगल में खड़े होकर कहा, आज मेरा बेटा सही कह रहा है। 15 साल का यह वनवास आज खत्म होता है। अब इस घर में सत्ता नहीं, न्याय चलेगा। पंचायत ने फैसला सुनाया कि मंदाकिनी देवी को तुरंत हवेली की चाबियां सौंपनी होगी और जितनी भी संपत्ति उन्होंने अपने नाम की है उसे वापस परिवार के नाम करना होगा। मंदाकिनी, जो कल तक शान से चलती थी, आज सबके सामने सिर झुकाए खड़ी थी। उनकी 15 साल पुरानी सल्तनत ताश के पत्तों की तरफ ढह गई। आर्यन ने चाबियां ली और अपनी माँ और ताई के हाथों में रख दी। उसने कहा, यह घर किसी का ही नहीं है, हम सबका है। मंदाकिनी को हवेली के एक छोटे से हिस्से में रहने की अनुमति दी गई, लेकिन अब उनके पास न वो रौब था और न ही वो डर जो वो पैदा करती थी। हवेली में फिर से खुशियां लौट आई। सुलोचना और मीनाक्षी ने पहली बार खुलकर रसोई में अपनी पसंद का खाना बनाया और पूरा परिवार एक साथ बैठा। यह जीत केवल आर्यन की नहीं थी, यह जीत सत्य की थी। 15 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ और अन्याय की दीवार गिर गई। गांव वालों ने देखा कि कैसे एक निडर युवा ने पुराने ढर्रे को बदलकर एक नए युग की शुरुआत की। दोस्तों, सत्ता चाहे घर की हो या बाहर की, अगर वह न्याय पर आधारित नहीं है तो उसका अंत निश्चित है। सूर्यवंश निवास में अब मंदाकिनी का राज नहीं बल्कि प्रेम और बराबरी का वास था। आज की यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो और उसका राज चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, एक न एक दिन सच का सूरज जरूर निकलता है। कभी भी अन्याय के सामने सिर न झुकाएं, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आपको विवेक वर्मा की आवाज में सच्चाई महसूस हुई हो, तो वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका जुड़ाव हमारे लिए अनमोल है। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि क्या आपने भी कभी अपने आसपास ऐसी मंदाकिनी देखी है जिसका अंत सत्य से हुआ हो। मैं विवेक वर्मा विदा लेता हूँ आपसे और वादा करता हूँ जल्द ही एक और ऐसी ही दिल को झकझोर देने वाली कहानी लेकर आऊंगा। अपना ख्याल रखें और अपनों से प्यार करें। धन्यवाद।